નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું તમારી મનપસંદ ચેનલ રાઈટ આન્સર ની અંદર। દોસ્તો, તમારા માટે રાઈટ આન્સર ઢેંટાણ કરીને વિષય હિન્દી, તમને બધાને ખબર છે ધોરણ 8 તમારો પોતાનું ધોરણ, એના 25 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર લઈને આવી ગયું છે। દોસ્તો, બીજા સત્ર આપણું ચાલુ થઈ ગયું છે, એમાં પહેલા અને બીજા પાઠનું બીજા સત્રની આપણી આ એકમ કસોટી છે દોસ્તો। સંપૂર્ણ સાચું અને સંપૂર્ણ પૂરું સોલ્યુશન સાથે દોસ્તો તમારા માટે જ્યારે રાઈટ આન્સર ચેનલ લઈને આવતી હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે, તો માત્ર ચેનલને લાઈક, વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે। ચલો ત્યારે આજની 21/12/2024 ની આપણી પ્રશ્ન બેંક જોઈ લઈએ। અહીંયા તમને કોઈ પણ એક ફકરો પૂછવામાં આવ્યો છે, પરિચ્છેદ કો પઢકર પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए। दोस्तों અહીં તમને વિભાગ 1 આપણે જોઈ લઈએ। અહીંયા તમને કોઈ પણ એક ફકરો પૂછવામાં આવ્યો છે અને એના નીચે એના 5 સવાલના જવાબ હશે। जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नवजात शिशु। तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसे नवजात शिशु कहते हैं। राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कौन दे सकता है, तो राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय योगदान शिक्षित मनुष्य दे सकता है। मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है, तो मनुष्य का उसका परिवार उसकी प्रथम पाठशाला है। सर्वांगीण विकास के लिए पाठशाला में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सर्वांगीण विकास के लिए उसमें किस प्रकार का, तो आप जो इस અહીંયા આપણે એનો આખો ફકરામાં એનો થોડો લાંબો સવાલનો જવાબ છે, तो આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ कि विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उसे नृत्य, संगीत एवं खेलकूद आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। बराबर, तो આપણે જોઈ લઈએ अगर देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चुनी हुई गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए दिन रात अथाक परिश्रम करना चाहिए और विद्यालय के प्रशिक्षक भी उनमें जान डालने की कार्य करता है, तभी ऐसे विद्यार्थी देश का नाम विश्व स्वर्ण अक्षर लिखे देते हैं। दोस्तों यहाँ 5 सवालना जवाब ने तमने चर्चा कर दी है। आखू प्रश्नपत्र दोस्तों तमने पीडीएफ स्वरूपे अपनी गाइड एप में मળી जશે। गाइड एपनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मળી जશે। ए सिवाय तमे प्ले स्टोर पर जईने GUID लखशो तो तमने गाइड एप मળી जશે। चलो विभाग 2 ની વાત કરીએ तो विभाग 2 માં પણ તમને એક ફકરો આપવામાં આવ્યો છે, એના 5 પ્રશ્નોના સવાલના જવાબ છે। આ તમને કોઈ પણ આમાંથી એક ફકરો પૂછવામાં આવ્યો છે કે નદીઓ का जल निर्मल क्यों होना चाहिए, तो नदियों का जल, नदियों जीवित प्राणियों के प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहारों में से एक है, इसीलिए उसका जल निर्मल होना चाहिए। नदियों पर बांध बांधने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो नदियों पर बांध बांधने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो आधुनिक युग में नदी के जल को रोककर बांधों का निर्माण करने पर उसकी आवश्यकता तो हमारी पूर्ण होती है, साथ साथ में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पर भी पूर्ण होती है। चलो आगे तीजो प्रश्न, नदी की धरती की धमनी क्यों कहा गया है, नदी को धरती की धमनी क्यों कहा गया है, क्योंकि नदियों के धरती पर वही स्थान है जो मानव शरीर में धमनियों का है। धमनियां खून के शरीर को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, तो नदियां जल के सभी जीवों को लिए सुलभ बनाती है। चलो आगे प्रश्न चौथो, चहुमुखी का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होता है चारों तरफ से। बराबर, चारों तरफ से उसका अर्थ होता है। नदियों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि नदियों हमारी क्या है, तो नदियों हमारी जीवादोरी है। नदियों से हमें पानी पीने के लिए, कपड़े ऐसा लत्ते धोने के लिए, खेत खलियान के लिए, विद्युत यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बंद बांधने पर हमें प्राप्त होती है, इसलिए नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। विभाग 3 की बात करिए, असाध्य कार्य को कैसे साध्य किया जाता है, तो निरंतर अभ्यास से। निरंतर अभ्यास करके प्रचलित हुए 2 बालकों के नाम बताओ, तो अर्जुन तथा एकलव्य। धनुर्विद्या में कौन सा शास्त्र चलाने की विद्या दी जाती है, तो धनुर्विद्या में धनुष्य शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है। बुद्धिमान शब्द का विरोधी, तो बुद्धिमान तो मंद बुद्धि। અને वरदराज कैसे पंडित बना, तो वरदराज निरंतर अभ्यास से पंडित बना। चलो चौथा प्रकरण में, कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गोल है, तो जो અહીંયા એનું નામ આપેલું છે मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की थी, और अद्भुत क्षमता तो प्राप्त की थी और उनमें दक्षता भी हासिल की थी। बराबर, खेल रत्न पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के यानी कि रमत गमत के क्षेत्र में दिया जाता है। बराबर, चलो आगे प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। चलो 5वां फकरो, हमें व्यायाम करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए,
तो हमें व्यायाम करते समय प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय आ तमे आखो फकरो लखी सको छो। शरीर की सुडौलता किसे संतुलित हो सकती है? तो शरीर की सुडौलता कैसे संतुलित होते? तो अंग प्रत्यंग करने से, अंग प्रत्यंग प्रभावित होने से व्यायाम शरीर की अंगों की सुडौलता होती है। प्रातःकाल का व्यायाम के समय स्वास्थ्य पर क्या ध्यान क्यों देना चाहिए? अगर व्यायाम पर स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे तो अपना हमारा श्वास फूलने लगता है। प्रातःकाल का सामानार्थी तो प्रभात लखी सके, આપણે सवेरा लखी सके, सुबह लखी सके, बराबर। आपको व्यायाम पसंद है तो लखी सके हाँ। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से हमारा शरीर में स्फूर्ति और ताजगी रहती है। चलो, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, पछी दैनिक, रोजनीसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कच्छ का प्रवेश द्वार सामखियानी को किया जाता है। આપણે લખી શકીએ આ બીજો પાર્ટ છે दोस्तों તમારો सामखियानी, बराबर। रेगिस्तान का समानार्थी शब्द तो मरुभूमि होता है, और मरुभूमि, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं रेगिस्तान को? दूसरा हम कह सकते हैं रेगिस्तान को रेती का प्रदेश भी कह सकते हैं, रेती का प्रदेश। चलो आगे, डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी दैनिक लिखी जाती है, पाक्षिक लिखी जाती है, और साप्ताहिक लिखी जाती है। साप्ताहिक। अहींया दोस्तों मारा अक्षर थोड़ा तमने डामाडोल लागशे, पण हूँ तमारी साथे जवाब पण बोलूं छूं, बराबर। डायरी पढ़ने से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो डायरी पढ़ने से जो डायरी लिखता है उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बाबतों में प्राप्त होती है। शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? तो शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। कच्छ की शहर इकाई के अनुवादक का नाम क्या है? तो हरेश दौलकिया है। हरेश दौलकिया जी है, बराबर, दौलकिया जी। पुस्तक विक्रेता तो लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहा जाता है? तो उसे हम व्यावसायिक पत्र कहेंगे। व्यवसाय पहलो पार्ट है तुम्हारो व्यावसायिक। गुरु नानक के चरण से पावन भूमि का नाम क्या है? तो लखपत। चलो आगे जो विभाग 3 भुज शहर के वैभव का प्रतीक किसे माना जाता है? तो उसको हमीरसर को माना जाता है। 72 जिनालय कहाँ स्थित है? तो मांडवी में स्थित है। प्रांतों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, खनिज संपत्ति के लिए। निमंत्रण पत्र किस हेतु लिखा गया है? निमंत्रण पत्र निमंत्रण देने हेतु लिखा गया है, बराबर। डायरी लेखन करने में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? तो पहले दिन, समय और तिथि लिखनी चाहिए। भुज से उत्तर दिशा की ओर कौन सा पहाड़ है? तो काला पहाड़ है, काला पहाड़ अपने लिख सकते हैं, काला पहाड़। और धोलावीरा में कौन सी प्राचीन संस्कृति तो है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, बराबर। पता किस ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है। वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर स्थित है? आ ऊपर तमने प्रश्न पूछा है तो तमे एनो जवाब लखी सको छो नलिया में, बराबर, नलिया में। और कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कच्छ हमारी विरासत और संस्कृति की धरोहर है, और उसमें कई संग्रहालय आते हैं, इसलिए इसको म्यूजियम कहा जाता है। कच्छ यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? तो कच्छ यात्रा सूरजबारी पर पूर्ण होती है, सूरजबारी पर। कच्छ की शहर इकाई के लेखक का नाम लिखिए, तो आगे आपने कहूँ हरेश दौलकिया, बराबर, हरेश दौलकिया। निमंत्रण पत्र किसने किसको लिखा? तो निमंत्रण पत्र साहिल ने किसको लिखा? तो साहिल ने स्नेहल को लिखा, बराबर। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? तो पत्र के अंत में संबंध और पत्र भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। आचार्य को संबोधन में क्या कहा जाता है? तो आचार्य को हम श्रीमान प्रधानाचार्य कह सकते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य कह सकते हैं। હવે જો અહીંયા તમને અહીંયા सूचना के अनुसार तो અહીંયા તમારે निमंत्रण पत्र લખવાનો છે। અહીંયા રજા માટેનો, અહીંયા વિભાગ 3 માં ગામમાં ગંદકી ફેલાઈ છે એનો પત્ર, વિભાગ 4 માં મિત્રને પત્ર લખવાનો છે, અને વિભાગ 4 માં પિતાને પત્ર લખવાનો છે। 5 માં આ 5 પ્રશ્નો છે दोस्तों, તમે તમારી રીતે આના જવાબો લખી શકો છો। પ્રશ્ન તમારે પત્ર લખવાનો છે, અને ગાઈડ એપમાં પણ તમને આ મળી જશે, તમે હિન્દીના વિભાગમાં શોધશો તો। અહીંયા दोस्तों परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં પરિચ્છેદનો અનુવાદ, તમારે આમાંથી કોઈ પણ એક ફકરો પૂછાયો છે અને તમારે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે। એક ફકરો, બે ફકરા, ત્રણ ફકરા જુઓ તમારે। અહીંયા दोस्तों हिंदीમાં अनुवाद કરવાનો છે વિભાગ 3 ની અંદર, વિભાગ 4 માં પાછો એને હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે, વિભાગ 5 માં આપણે એને હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે। વિભાગ
પ્રશ્ન 5 ની અંદર શું છે તો શબ્દકોશના એટલે કે કક્કાવાળીના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો આપણે તમે કક્કો તમને આવડતો હોય તો તમે એને અંતરિક્ષ, ચંદ્ર, આહટ, અભિયાન, તો તમે અભિયાન, અંતરિક્ષ, બરાબર, આહટ, અંતરિક્ષ અને ચંદ્ર, આ રીતે તમે એને કક્કાવાળીના શબ્દકોશના ક્રમમાં તમે ગોઠવી શકો છો. બરાબર, તો આ રીતે તમે 5 વિભાગ આપ્યા છે. 5 વિભાગમાં તમને જે પણ પૂછાયું હોય એ તમે તમારા કક્કાવાળીના ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો. અહીંયા આપણે આજનો આ વિડીયો પૂરો કર્યો દોસ્તો. તમે કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારે કયા પ્રશ્ન પૂછાયેલો અને તમને આજનો વિડીયો કેટલો હેલ્પફુલ રહ્યો. તો સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત, ટાટા, બાય બાય, આવજો.